हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस ये रहा कि इफ द बर्थ रेट इज ग्रेटर देन द डेथ रेट देन द पॉपुलेशन इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। चलो बताओ, अगर बर्थ रेट ग्रेटर होगा डेथ रेट से तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। आप सोचिए ना कि जन्म लेने वाले लोग ज्यादा है, मरने वाले लोग कम है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा या फिर घटेगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंक्रीजेस। तो ये ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पीपल ऑफ अ डैश एज ग्रुप आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। देखो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में कौन से एज ग्रुप के लोग आते हैं? तो वो आते हैं 15 से लेकर के 59 तक के जो लोग हैं वो प्रोडक्टिव में आते हैं। हमने देखा था ना, अगर 15 साल से कम रहे, 15 से कम रहे यानी 14 तक, तो ये अनप्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं ये प्रोडक्टिव एज ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे कि द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन लिटरेसी। बिल्कुल सही बात है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। जैसे मान लीजिए अभी कंप्यूटर आया, ठीक है, तो अब जो कंप्यूटर है ये कौन चला पाएगा? जो लिटरेट लोग रहेंगे वही चला पाएंगे, यानी जो पढ़े लिखे रहेंगे वही चला पाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर वही बात बोली गई है, तो इधर लिटरेसी आ जाएगा। लिटरेसी यानी क्या होता है? पढ़ा लिखा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना। फिर एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट द इनकरेक्ट वंस, यानी कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन्हें आपको पढ़ना है और जो भी गलत स्टेटमेंट रहेगा उन्हें आपको सही करके लिखना है। ठीक है, और भी यहाँ पे आप रीजन बता सकते हो। तो पहला यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या दिया है कि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ रीजन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम इट्स एरिया। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना किसी पर्टिकुलर रीजन का, उसको हम समझ सकते हैं फ्रॉम इट्स एरिया। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जी बिल्कुल, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके पीछे का कारण जरा हम देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन इन द एरिया एंड साइज ऑफ द एरिया, है ना? मतलब पॉपुलेशन कितनी है और साइज कितना है, इनका जब हम रेशियो निकालते हैं ना तो वही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। वी कैन अंडरस्टैंड द डेंसिटी बाय एरिया, है ना? डेंसिटी को हम लोग उसके एरिया के द्वारा समझ सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे बी देखेंगे। अगला सवाल क्या दिया इसमें कि द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी, यानी लिटरेसी के बेसिस पे क्या हम पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको निश्चित कर सकते हैं। तो क्या ये बात सही है? तो अगर देखा जाए तो ये बात थोड़ी बहुत, मतलब कुछ हद तक सही है, पूरी सही नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपको क्वालिटी बताना है पॉपुलेशन का, देन आपको बहुत सारी चीजों के बारे में विचार करना पड़ता है। ठीक है ना, उसका ये जो एज ग्रुप रहेगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। लिटरेसी तो खैर देखना ही पड़ेगा, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सही तो है लेकिन पूरा सही नहीं है। तो पूरा सही क्या होगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है ना वो हम बस लिटरेसी, खाली बस लिटरेसी, देखो लिटरेसी अलोन लिखा है, बस लिटरेसी को कंसिडर करके हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? और भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें देखने चाहिए, जैसे कि बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, है ना? देयरफॉर द पॉपुलेशन क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द क्लीननेस, हाइजीन एंड हेल्थ कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। समझ में आया आप सभी लोगों को? हेल्थ कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, यहाँ पे इकोनॉमी मत लिखो, रुको, यहाँ पे ना आप लोग ये लिख लीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ, ये जो इकोनॉमी है ना इसको काट दीजिए, क्योंकि हेल्थ कंडीशन ऑफ इकोनॉमी मतलब ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना, तो मैं ना इसको मिटा देती हूँ। आइए, ठीक है, क्या लिखा है? रुकिए, पॉपुलेशन क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द क्लीननेस, हाइजीन एंड हेल्थ कंडीशन। बस हेल्थ कंडीशन यहीं तक रहने दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं ऐसे, ये लीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, आप देख लो। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की। इसमें क्या लिखा है कि देयर इज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन मैन पावर इन द रीजन ऑफ आउट माइग्रेशन, यानी जहां पर आउट माइग्रेशन होता है, राइट, तो उस रीजन में जो मैन पावर होता है, मैन पावर मतलब आप समझते हो, राइट, तो उसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। एडवर्स यानी क्या?
प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स, जैसे देखो एक तो अनुकूल होता है, दूसरा प्रतिकूल होता है, तो एडवर्स यानी प्रतिकूल यानी गलत, मतलब हम इसको निगेटिव वे में ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा समझिएगा, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं जब लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं उसको माइग्रेशन कहते हैं, है ना। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जो माइग्रेशन है वो किस लिए लोग करते हैं, फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो दस देयर विल बी एन एडवर्स इम्पैक्ट, तो इसीलिए एडवर्स इम्पैक्ट होता है ऑन द मैन पावर इन द रीजन ऑफ आउट माइग्रेशन, दस द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन, यानी कि जहां पर मान लीजिए इकोनॉमिक समृद्धता रहेगी, ठीक है, आर्थिक रूप से जो भी देश मजबूत रहेगा, तो क्या हम इससे समझ सकते हैं कि वो क्या है, वो डेवलप, मतलब ये एक इंडिकेटर है डेवलपमेंट का, क्या ये बात मतलब सही है या फिर गलत है। तो देखो आपको एक बात बताती हूँ, जैसे ये तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देखना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको कंसिडर करना पड़ेगा, बस आप इसके आधार पर नहीं बता सकते कि कोई रीजन वो डेवलप है या फिर नहीं, आपको बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक तो आपका देखो यहाँ पे है ना लिटरेसी, बर्थ डेट, ये सब कुछ भी तो आपको, आप सोचो ना कि किसी कंट्री का जो जीडीपी है ना वो सारी कंट्री से ज्यादा है, लेकिन हमने उस देश में क्या देखा कि जो लोग हैं उनको प्रॉपरली जो हेल्थ वाली सर्विसेज हैं वो नहीं मिल पा रही है, लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, उनको एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिल रहा, तो फिर आप कैसे बोलोगे कि वो रीजन डेवलप है, नहीं बोल सकते ना। इसीलिए बस इस वाले फैक्टर को कंसिडर करके कुछ नहीं बोला जा सकता, आपको और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना है अगर आप ये चीज बता रहे हो तो, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी अलोन, देखो यहाँ पे फिर से आ गया, बस हम इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की मदद से ये नहीं बता सकते कि कोई रीजन कितना डेवलप है या फिर नहीं है ना। इट इज द जीडीपी एंड अदर सोशल इंडिकेटर्स दैट विल इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन, देयरफॉर द जीडीपी ऑफ द रीजन एंड अदर सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज, कौन कौन से अब चीजों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, लिटरेसी, बर्थ, डेथ, हेल्थ एक्सेट्रा विल इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। समझ में आया, तो यस ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि डेवलपिंग कंट्रीज हैव एन HDI ऑफ 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI यानी क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें बहुत सारे जो पहलू है उनको देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1 होता है, क्या ये बात सही है, नहीं गलत है। देखो मैंने आपको बताया था जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 1 के बीच तक ही आता है, यानी या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो जहां पर भी 0 होगा या फिर 0 के थोड़ा, मान लीजिए 0.2 तक, ये 0.2 दिया है क्या, एक बार मैं देख लेती हूँ, है ना, 0 से 0.5, हाँ 0.2 नहीं 0.5, ठीक है। तो इतना जिनका ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ना, आप समझिएगा वो तो एकदम लो में आते हैं, मतलब इनका कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर 0 से लेकर के 0.5 से लेकर के 0.8 के बीच में आया, यहाँ तक में आया, तो हम बोलेंगे ये डेवलपिंग है, वो वाली कंट्री क्या है भैया, डेवलपिंग है। और अगर ये 0.8 से 1 के बीच में आता है, 0.8 से 1 के बीच में आता है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वो कंट्री या फिर वो पर्टिकुलर रीजन क्या है, डेवलप है, राइट। तो देख लीजिएगा, नो द डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट हैव द HDI वैल्यू ऑफ 1, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका HDI वैल्यू 1 नहीं होता, तो फिर क्या होता है, वो होता है 0.5 से 0.8 के बीच में, ठीक है। तो देखिएगा जो HDI है ये इंडिकेट करता है, इंडिकेटेड टू शो द डेवलपमेंट स्कोर ऑफ द इकोनॉमी। HDI वैल्यू 0.0 टू 0.5 अंडर डेवलप कंट्रीज, यानी जिनका भी ये रहेगा हम बोलेंगे कि अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, यानी अभी तक ये मतलब अंडर डेवलप है, आप सोचो बहुत पिछड़ी हुई हैं। और अगर 0.5 से 0.8 रहा तो हम कहेंगे ये डेवलपिंग कंट्रीज है, और 0.8 से 1 रहा तो फिर उसको डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देयरफॉर द डेवलपिंग कंट्रीज विल हैव HDI वैल्यू बिटवीन 0.5 टू 0.8, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की, आंसर इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो ये पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए आपको उसकी स्टडी करनी है, उसको समझना है, तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप जरा हम देखते हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें आपको कंसिडर करना होता है, जैसे कि एज स्ट्रक्चर, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, और क्या कंसिडर करोगे भाई, और पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन
पॉपुलेशन साइज, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो आइए जरा हम एक एक करके सारी बातों को समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आ गया प्यारे बच्चों एज स्ट्रक्चर, है ना। देखो एज स्ट्रक्चर यहाँ पे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जब आपको एज के बारे में पता रहेगा तभी उसी से आप पता लगा पाओगे कि जो आपके यहाँ पर पॉपुलेशन है वो कितनी प्रोडक्टिव है और कितनी अनप्रोडक्टिव है ना। मान लीजिए आपके कंट्री में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेकिन उसमें ज्यादातर लोग कैसे हैं, ज्यादातर लोग ना अनप्रोडक्टिव हैं, यानी वो 15 साल से कम वाले हैं और 60 साल के ऊपर वाले हैं। अब इन लोगों का तो कुछ काम है ही नहीं, तो इतने सारे पॉपुलेशन तो आपके यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन वो सारे के सारे डिपेंडेंट वाले हैं, अनप्रोडक्टिव है। तो ऐसे में आपकी कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? क्या आप कहोगे कि हमारी कंट्री का डेवलप होगा? नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है एज ग्रुप को समझना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन अ रीजन, ये तो मैंने आपको पढ़ाते टाइम पे बताया था कि जहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, मतलब पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है एज ग्रुप में, है ना। एज स्ट्रक्चर इज यूजफुल फॉर द प्रोजेक्शन। अच्छा, ये जो एज स्ट्रक्चर है वो क्यों यूजफुल होता है ना, क्यों ये जरूरी है? तो वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब एज के बारे में पता रहेगा तभी जो सरकार है ना वो अपना काम ठीक तरीके से कर पाएंगे। उनको पता चल पाएगा कि हमारे यहाँ पे कितनी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, कितनी अनप्रोडक्टिव है, उस हिसाब से वो अपनी जो पॉलिसीज वगैरह है ना उसको बनाएंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, है ना। तो वो होता है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। तो अब इसकी मदद से भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इट इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द areas per square kilometer. The density of population is an important determinant of the population structure. मतलब ये बहुत ही important determinant है population structure का। It varies according to the nature of areas, और ये अलग अलग होता है हर जगह, है ना। मतलब वो nature of the area के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का एरिया कैसा है। जैसे कि अगर हिली माउंटेनियस टेरेंस रहेंगे, है ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे क्या होता है, लोअर होता है। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये सारी बातें हैं। जबकि मैदानों में क्या होता है, पॉपुलेशन ज्यादा होता है और जो माउंटेनियस टेरेंस होते हैं वहाँ पे कम होता है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल भैया पॉपुलेशन ग्रोथ भी यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। एंड पॉपुलेशन साइज भी, पॉपुलेशन ग्रोथ आपको पता है ना, आप सोचिए जब बर्थ रेट बढ़ते जाए, डेथ रेट कम हो जाए तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, है ना। और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। तो वही जरा इसको समझते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। इट इज द रेट एट विच द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेज इन कंपैरिजन टू द इनिशियल पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी पहले कितने पॉपुलेशन थी, अब कितनी है ना। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतने लोग बढ़े हैं। जैसे मान लीजिए कि 2016 में 2001 में यहाँ पर कितने पॉपुलेशन थी, मान लीजिए 2 लाख थी, ठीक है। लेकिन अब 2010 में कितनी हो गई भाई, ये हो गई 5 लाख। तो देखो भाई कितना बड़ा यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 3 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम कहेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है 3 लाख। ओके, तो इस प्रकार से। फिर आयरोनिकली countries having lower growth rate will experience higher population growth and vice versa। मतलब देखो जो कंट्रीज में क्या होता है, लोअर ग्रोथ रेट होता है, वहां पे जनसंख्या काफी ज्यादा होती है, और फिर इसी का उल्टा वाइस वर्सा नहीं क्या होता है, उल्टा, ठीक है। फिर पॉपुलेशन साइज क्या होता है, तो इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन के साइज क्या है, यानी कितने लोग हैं वो जनसंख्या में, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। यहाँ से लेकर के पूरा देख लेना आप लोग, पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगी, ठीक है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, और जो हमारा ऐप है वहां पर भी आप जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो देख लो इसको। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्या लिखा है कि हमें यहाँ पे लिस्ट बनाना है। किसका लिस्ट बनाना है, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब जो भी एडवांटेजेस अच्छे वाले, ठीक है, और डिसएडवांटेजेस मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेजेस मतलब ये होता है, डिसएडवांटेज यानी कि जैसे गलत प्रभाव, राइट, ऐसे हम बोल सकते हैं उसको। तो वो आपको यहाँ पर बताना है कि फैक्टर्स जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिसएडवांटेजेस फैक्टर्स हम देखेंगे। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, पहले आएगा आपका क्लाइमेट, दूसरा आपका आएगा प्यारे बच्चों सॉइल, तीसरा आपका क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ आएगा क्या, और कुछ नहीं आएगा। ये सभी आपके डिसएडवांटेजेस फैक्टर्स हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। क्लाइमेट,
An extreme climate such as very hot and very cold makes uncomfortable for the human habitation. बिल्कुल सही बात है। आप सोचिए ना, जहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी पड़े या फिर जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़े, जैसे जो हमारे पोल्स वाले एरियाज हैं वहाँ पे काफी ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे लोग ज्यादा रहते नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारे जम ही जाएंगे वहाँ पे रहेंगे। तो ये जो सारी चीजें है ना, एक्सट्रीम क्लाइमेट वो क्या करता है, ह्यूमन के हैबिटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, यानी उसको मतलब उसकी वजह से ये अनकंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है। और जो हिली रीजन्स होते हैं मेक हार्श क्लाइमेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड नेटवर्क फैसिलिटी विच विल मेक वेरी डिफिकल्ट टू मेक ह्यूमन हैबिटेशन इन सच प्लेसेस। यानी कि जो हिली रीजन्स होते हैं भाई, वहां पे भी प्रॉब्लम होती है ना, ट्रांसपोर्टेशन का, नेटवर्क का, राइट। तो क्लाइमेट जो है ये डिसएडवांटेजेस फैक्टर्स है जो ह्यूमन को क्या करता है, एक मिनट, ये पता नहीं कहाँ पे चला जा रहा है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये क्लाइमेट हो गया। फिर यहाँ पे सॉइल की भी बात करेंगे, है ना, सॉइल के बारे में भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि अगर फर्टाइल सॉइल रहेगा तो वहाँ पे ज्यादातर लोग रहना पसंद करेंगे। ठीक है। फिर वाटर, है ना, वाटर क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, पानी ही तो है। पानी अगर आपको एक दिन ना मिले तो हम कैसे जीवित रह ही नहीं पाएंगे, है ना, बिना पानी के, पानी तो पीना ही है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। पीपल हैव अ प्रेफरेंस ओवर द प्लेसेस वेयर देयर इज फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, यानी जहां पर ज्यादा ये फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, लोग क्या करते हैं, वहीं पे रहना पसंद करते हैं, उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। देन द रीजंस लाइक डेजर्ट्स, मतलब जो डेजर्ट्स एरियाज हैं या फिर बैरन लैंड है, मतलब जो पूरा एकदम से खाली खाली है ना, तो वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं अपने घर बनाने के लिए, रहने के लिए। ठीक है। तो ये सारे आपके डिसएडवांटेजेस फैक्टर्स थे। अब फिर अर्बनाइजेशन, ये एडवांटेजेस फैक्टर्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला ये हो जाएगा अर्बनाइजेशन, दूसरा हो जाएगा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। देखो जहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है, अर्बन एरियाज में लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं कि नहीं, देखिएगा, अर्बनाइजेशन मेक्स अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द पीपल, बिल्कुल सही बात है ना, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज, है ना, शहर में लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं कि नहीं। एंड दिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विल अट्रैक्ट पीपल टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एक्सेट्रा। ठीक है। मतलब देखो, जब शहरों में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मॉडर्न तरीके से सब लोग हर चीज को बना रहे हैं, तो लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, आकर के रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही बात दी गई है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हम जरा देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना, अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, तो लोग यहाँ पे आते हैं, आकर के रहते हैं, है ना। और ये अलग अलग यहाँ पे आकर के काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का, शॉपकीपर्स, फिर बैंक एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है। चलिए, तो ये है इसका आंसर, आप देख लो, मैं छोटा कर देती हूँ पहले। तो ये देखिए, पहले ये एडवांटेजेस फैक्टर्स, नहीं डिसएडवांटेजेस, और फिर ये एडवांटेजेस फैक्टर्स। ठीक। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे सी की हम बात करेंगे। इसमें क्या लिखा है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज, यानी कि जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज वाले एरियाज है ना, उसमें क्या ये प्रॉब्लम होती है। तो आइए जरा देखते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना, जो हाई डेंसिटी वाले एरियाज हैं वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। पहली बात तो ये ओपन स्पेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लोग घर बना करके ज्यादा, मतलब पास पास उन लोगों के घर होंगे, ये सारी चीजें। तो लैक ऑफ ओपन स्पेस, इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाई पॉपुलेशन मेक्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ फ्री स्पेस फॉर अ न्यू हैबिटेट, देयर विल बी नो रूम्स और हाउसेज और लैंड लेफ्ट फॉर द पीपल। और दूसरी बात क्या है भैया, पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, जहाँ पे लोग रहेंगे, है ना, वहां पे पॉल्यूशन, गाड़ियां चलेंगी, ठीक है, और क्या होगा, और सब लोग अपना मतलब व्हीकल्स भी चलेंगे भाई, गाड़ियां चलेंगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिनके कारण क्या हो सकता है, पॉल्यूशन बढ़ सकता है। अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन बढ़ सकते हैं, जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, है ना। फिर और यहाँ पे क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों, लैंड का पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। तो पॉल्यूशन इज द मेन सोशल प्रॉब्लम फेस ड्यू टू द एरियाज विच हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि अभी हम बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली का, है ना, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ जाता है, और इवन जो सिस्टम है वो वहां पे लागू करना पड़ता है, इतना पॉपुलेशन बढ़ जाता है, इतना पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो पॉल्यूशन यहाँ का क्यों बढ़ता है भाई, क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए। ठीक है। तो इस बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। देयर विल बी एन इंक्रीज इन लैंड डिग्रेडेशन बाय बिल्डिंग हाउसेज एंड फ्लैट्स विच मेक्स लैंड पॉल्यूशन, है ना, लोग क्या करेंगे, घर बना करके रहेंगे जमीन के ऊपर, इससे क्या होगा, जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगा, डिग्रेडेशन होगा उसमें। ठीक है।
and water contamination by a huge volume of people makes water pollution and massive uses of vehicles will contribute to air pollution, है ना, मतलब ज्यादा यूज करेंगे व्हीकल्स का तो एयर पॉल्यूशन भी तो होगा। तो ये हो गया दूसरा। फिर यहाँ पे तीसरी परेशानी क्या हो सकती है, लैक स्टोरेज ऑफ वाटर फैसिलिटीज, यानी कि जो वाटर फैसिलिटी है, ठीक है, तो उसका स्टोरेज, उसकी कमी, बराबर। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि दीज एरियाज विल लैक द स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द वाटर बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी, है ना, मतलब लोग ही ज्यादा हैं, राइट। तो फिर ये पानी को स्टोर कहाँ पर करेंगे, द हायर पॉपुलेशन नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्टोरेज कैपेसिटी विच लैक्स इन दीज एरियाज। मतलब देखो, जैसे पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, वाटर की खपत ज्यादा होगी, पानी उधर ज्यादा चाहिए होगा, लेकिन स्टोरेज की जो जगह है वो तो कम रहेगी ना, तो यहाँ पे पानी का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवर क्राउडेड, जहां पे ज्यादा लोग रहेंगे भाई वहां पर ओवर क्राउड तो होगा ही, यानी बहुत हल्ला गुल्ली होगी, ठीक है। रोड पे आप निकल जाओ शहरों में तो पी पा इतना बजता है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते, कहीं पे जाम लग गया तो काफी उधर गाड़ियां बस बजती रहती है, ठीक है। तो ओवर क्राउडेड भी होगा। तो द एरिया विद हाई पॉपुलेशन आर ओवर क्राउडेड विच मेक्स द एटमोस्फेयर पॉल्यूटेड एंड लैक पीसफुलनेस, मतलब शांति आप शहर में सोच लो मिले तो बहुत कम मिलेगी, ठीक है। शांति पाने के लिए आपको एक घर में जाकर के दरवाजा बंद करके फिर सोना पड़ेगा, वरना आप सोचोगे शहर में मैं रोड पे जाकर के शांति पालूं तो ना मिलने वाली, ठीक है। तो द एनवायरमेंट गेट्स डैमेज ड्यू टू द ओवर क्राउडनेस। ओके, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट डी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटीज, यानी जहां पर, अब ये तो हाई पॉपुलेशन वाला था, अब ये हो गया जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, वहां पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है ना, वहां पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, देखिए जरा, देखिए सबसे पहला कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप सोचिए ना, लोग वगैरह कोई है ही नहीं, है ना, तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी भी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उसका, राइट। तो वही है पहला पॉइंट कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। द एरिया विथ लो पॉपुलेशन डेंसिटी विल हैव द प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिंस देयर विल बी लेस और नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, देयर लैक द न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, है ना, क्योंकि लोग ही नहीं है, पॉपुलेशन खुद ही कम है, तो जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी तो कम होगा, क्योंकि काम करने वाले लोग कम है तो खेती भी कम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि द लैंड विल बी लेस फर्टाइल बिकॉज ऑफ लेस ह्यूमन इंटरेक्शन। एंड दूसरा, अगर मान लीजिए फर्टाइल लैंड आपके पास है, पहली बात तो लैंड, फर्टाइल लैंड कम होगी, या फिर अगर आपके पास फर्टाइल लैंड है भी तो भी लेस प्रोडक्शन होगा, क्योंकि वहां पे ह्यूमन ही कम है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम आती है, लो लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी लो लेवल पे ही होती है ना, क्योंकि वहां पे लोग ही ज्यादा नहीं है ना, तो देयर विल बी लेस ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी इन दीज रीजन्स, दीज डेवलपमेंट्स विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ लेस पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये है भाई आंसर, देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट, ठीक है। काफी मतलब थोड़े बड़े बड़े आंसर्स थे, पर आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, गिव जियोग्राफिकल रीजंस। अब आपको यहाँ पे जियोग्राफिकल रीजंस बताने हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है कि पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। पॉपुलेशन क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, जब लोग नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा? जैसे अब जो खेती में प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, उसको कौन करता है? किसान लोग करते हैं। किसान कौन है? पॉपुलेशन का ही तो हिस्सा है, वो भीड़ का ही तो हिस्सा है। इसलिए हम कह सकते हैं पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जैसे फैक्ट्रीज बना दी, अब उधर काम करने वाले लोग ही नहीं है, स्कूल्स बना दिए, पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, ठीक है ना, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो कैसे कोई सिस्टम यहाँ पे काम कर पाएगा? नहीं काम कर पाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है पॉपुलेशन का होना। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि पॉपुलेशन क्या है, ये एक रिसोर्स के तौर पे काम करता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है। चलो एक बार फटाफट से पढ़ते हैं इसको। हाँ, population is an important resource due to its geographical distribution which can affect the economic productivity, cultural diversity and political influence in different regions. Additionally, population density and distribution influence the demand for resources, infrastructure development and regional planning. Moreover, the demographic composition of a population can impact labor availability, innovation and social dynamics contributing to the overall development and competitiveness of a region or country.
country, hence the population is considered as an important human resource in the world. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स है, तो चिंता मत करो, अगर आप इसका आंसर अपने मन से लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है, आप बता सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में हेल्प करती है ना. इसके अगर यहाँ पे लोग रहेंगे तभी तो, किसी कंट्री में लोग रहेंगे तभी तो यहाँ पे बिजनेस होंगे तो कंट्री में ज्यादा इनकम आएगी तो जो सरकारें हैं वो टैक्स भी ज्यादा करके लेंगी और इससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा. इससे इस प्रकार जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो हो सकता है. ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट है कि प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट ग्रुप, यानी कि जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है भाई. जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वही तो काम करता है, बाकी जो अनप्रोडक्टिव वाले हैं वो तो बस बैठ के खाने वाले हैं, है ना. तो अमंग द पॉपुलेशन ग्रुप द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द ग्रुप हु कॉन्ट्रीब्यूट वेरी मच टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना. ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. अ ग्रोइंग वर्किंग पॉपुलेशन लीड्स टू अ राइज इन टोटल आउटपुट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन मीन्स एन इंक्रीजिंग मार्केट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो मार्केट है गुड्स एंड सर्विसेज का वो भी तो बढ़ेगा, राइट. नेक्स्ट है कि द स्टडी ऑफ एज स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो एज स्ट्रक्चर है इसका स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है. बताओ भाई, अब इसके पीछे का ज्योग्राफिकल कारण बताओ. बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि तभी तो सरकार को पता चल पाएगा कि हमारे यहाँ पे कितने वर्किंग पीपल हैं, कितने नॉन वर्किंग पीपल है ना, कितने लोग बस बैठ के खाने वाले, कितने लोग काम कर रहे हैं. जब आप ये एज स्ट्रक्चर जो है उसका अध्ययन करोगे तब ना. तो देख लीजिएगा, द स्टडी ऑफ एज स्ट्रक्चर प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स. द स्टडी ऑफ एज स्ट्रक्चर्स हेल्प्स टू प्लान द development of the economy and cultural life of the society. This study helps the planning agency of the country to make the investment in the country according to the needs of the society. ठीक है, needs of the investment in the country according to the needs of the इकोनॉमी. यहाँ पे इकोनॉमी एक्चुअली होना चाहिए था, है ना. इकोनॉमी के हिसाब से सोसाइटी, या फिर आप यहाँ पे ना इकोनॉमी भी लिख सकते हो. रुको मैं ना ठीक कर देती हूँ इसको. यहाँ पर ये लिखना और इकोनॉमी. ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. लिटरेसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट, यानी कि जो लिटरेसी है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है डेवलपमेंट से. क्या ये बात सही है? तो आइए जरा हम देखते हैं, मतलब इसके पीछे का कारण बताइए. तो लिटरेसी इज एन इंपॉर्टेंट टूल विच मेक्स द वर्क ऑफ द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन मोस्ट एफिशिएंट. बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहेंगे वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो पाएगा. तो द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉजिटिव. द लिटरेट पर्सन मेक्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी. ठीक है, नेक्स्ट है कि द रियल प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री इज अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. यानी कि जो रियल प्रोग्रेस है सोसाइटी का वो हम किसकी मदद से देख सकते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मदद से ही हम समझ सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, बस आप किसी कंट्री का इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देख रहे हो, यानी बस जीडीपी देख करके आप नहीं बता सकते कि वो डेवलप है या फिर नहीं है. जीडीपी भले ही ज्यादा होने दो, लेकिन अगर वहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी रेगुलरली प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर हम उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे. डेवलपमेंट आप किसको कहोगे? जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रॉपर होगा तब. ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है. इसका आंसर हम देख लेते हैं फटाक से कि द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज रैंक थ्रू स्कोर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि SDI विच वेरीज बिटवीन 0 to 1, है ना. 0 to 1 के बीच में होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम जानते हैं. इन द SDI स्कोर 0 स्टेट्स, ये 0 क्या बताता है? ये जो 0 ये हमें क्या बताता है? लिस्ट डेवलप्ड स्टेट, मतलब कौन कौन से कंट्री ऐसे हैं जो बहुत ही कम डेवलप है. 1 हमें क्या बताता है? हाईली डेवलप्ड स्टेट. इट शोज द रियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री बिकॉज द इंडिकेटर्स यूज टू कैलकुलेट द इंडेक्स आर इनकम. एक मिनट, कैलकुलेट द इनकम. एक मिनट, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे ना कुछ और आएगा. ठीक है, ये बातें आपको समझ आ रही कि नहीं? यहाँ से आदत, जैसे देखो हम क्या कर सकते हैं, द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज रैंक थ्रू कोर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. हम बताते हैं ना, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 से 0.5 के बीच में रहता है हम कहते हैं ये अंडर डेवलप कंट्री है. अगर वो 0.5 से 0.8 के बीच में रहता है हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्री है. अगर 0.8 से 1 के बीच में रहा तो हम कहते हैं डेवलप कंट्री है ना. तो इस प्रकार से हम रैंकिंग कर सकते हैं जो भी कंट्रीज हैं उनकी, है ना. इसमें देखिएगा, ये जो हमारा
ये जो SDI है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, हम सभी जानते हैं। 0 हमें बताता है वो स्टेट जो अंडर डेवलप है ना। 1 बताता है हाई डेवलप, बराबर। और ये क्या करता है, ये रियल प्रोग्रेस शो करता है किसी भी कंट्री का, बिकॉज द इंडिकेटर्स यूज टू कैलकुलेट द इंडेक्स आर इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये इंडेक्स आर इनकम है ना, इसको यहां से काटो, क्या लिखोगे मैं बता रही हूँ। देखिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इट शोज द रियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री बिकॉज द इंडिकेटर्स यूज टू कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन विच आर द मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर्स इन द कंट्री। तो यहाँ पर क्या आएगा ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे इंडेक्स तो ठीक है ना, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, ऑफ लिखो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आओ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ठीक, चलिए देख लीजिए। तो ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, और लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट भी देख लो कि व्हेन एसडीआई वैल्यू इज हायर देन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल आल्सो बी हायर व्हिच विल मेक रियल प्रोग्रेस इन द कंट्री। यानी जब हमारा एसडीआई हायर रहेगा तो हम समझेंगे कि वहां पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो भी क्या है, लोगों का हायर ही है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पर लिखना है राइट नोट्स, यानी कि शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो पहला यहाँ पर आ गया है आप लोगों का सेक्स रेशियो। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैंने आपको लेसन पढ़ाते टाइम पे भी बताया था। सेक्स रेशियो वो होता है कि 1000 मेल्स पे ना, 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स है, उसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स है, वो हमारा सेक्स रेशियो होता है। दिस इज अ सोशल इंडिकेटर विच मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी बिटवीन द मेल एंड फीमेल इन सोसाइटी, एंड द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज अनफेवरेबल विथ 948 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, मतलब इंडिया में क्या है, अनफेवरेबल ही। अगर हम देखते हैं ना, देखो इंडिया का जो रेशियो है वो कितना है, 948 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, समझ सकते हो। ठीक है, तो केरला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रेशियो कितना है, यहाँ पे देखो इतनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। और फिर यहाँ पे पौंडुचेरी की अगर हम बात करेंगे तो इतनी फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। और अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पे इतनी फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। ठीक है, 821 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो यहाँ पे हमने इसका नोट्स लिख दिया है। नेक्स्ट है एज स्ट्रक्चर। तो एज स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बताना है। तो एज स्ट्रक्चर में भी आप वही लिख सकते हैं जो भी हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। यानी एज स्ट्रक्चर क्या होता है कि वही हम जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं, है ना, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। इट इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। द एज क्लासिफिकेशन मेक्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिकल ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री, है ना। एज क्लासिफिकेशन हमें मतलब क्लियरली बता देता है ना कि जो यहाँ पर लोग हैं वो कितने प्रोडक्टिव है, कितने अनप्रोडक्टिव है ना, कितने काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है एज स्ट्रक्चर के माध्यम से। राइट, हम देखते हैं ना कि जो अंडर द एज ग्रुप ऑफ 15 यानी 15 साल के अंदर में जो भी लोग आ रहे हैं वो कैसे होते हैं, वो अनप्रोडक्टिव होते हैं। जबकि 15 से 59 ईयर्स के जो ये वाले एज ग्रुप में आते हैं वो क्या होते हैं, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि ये कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ठीक है, और जो एज ग्रुप होता है 59 के ऊपर वाला वो भी कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, इनके ऊपर। ठीक है, एंड दे आर अनप्रोडक्टिव। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिटरेसी की बात करेंगे प्यारे बच्चों, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। लिटरेसी मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा होना। तो अब इसके बारे में भी आपको नोट यहाँ पे लिख देना है। तो लिटरेसी की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, आप सोचिए कि जिस देश में लिटरेट लोग ज्यादा रहेंगे वहां पर जो डेवलपमेंट है ना वो ज्यादा तेजी से होगा, क्योंकि लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। राइट, तो वो लोग सही तरीके से काम करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही बातें हैं, देखिएगा। लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। लेबर बिकम्स स्किल्ड लेबर व्हेन दे बिकम लिटरेट और हैव सम स्किल्स। यानी कि देखो लेबर भी जो है, जो मजदूर लोग काम करते हैं, अगर वो स्किल्ड रहेंगे, उनके पास मतलब अगर वो लिटरेट रहेंगे, अगर वो पढ़े लिखे रहेंगे, तो उनकी जो स्किल्स है ना वो उसका यूज बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एजुकेटेड पीपल क्या होते हैं, देखिएगा, मेनी इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द सेंसस
अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, मतलब अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो किसको हम कहते हैं कि वो लिटरेट है, तो जो भी लिख सकता है और पढ़ सकता है ना, समझ के साथ। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है इन इंडिया, तो आपने इसको पढ़ लिया और समझ लिया, ठीक है, कि इंडिया में इसकी बात की जा रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि यस ये लोग क्या है, लिटरेट हैं। अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो लिटरेसी रेट कितनी है भाई, इतनी है 74.04, ठीक है। और केरला का यहाँ पे आप देखोगे 2018 में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 93.91%, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमने इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है पूरा देख लिया है, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे